साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आरटीपीपी एक्ट एंड रूल्स के पार्ट सेकंड पे प्रारंभिक परिचय और परिभाषा के एमसीक्यू पर विस्तृत रूप से। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे पार्ट 2 के रूप में। नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आरटीपीपी एक्ट एंड रूल्स के एमसीक्यू क्लास के पार्ट सेकंड पे। धारा 1 और 2 पर अपन चर्चा करेंगे, जिसमें सामान्य परिचय और डेफिनेशन दोनों चीज़ दी गई है। तो पहला अपना एमसीक्यू है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 इट मीन्स आरटीपीपी एक्ट 2012 को लागू करने के संबंध में राज्यपाल महोदय की अनुमति कब प्राप्त हुई। साथियों, ध्यान रखना, आरटीपीपी एक्ट कब लागू हुआ ये चीज़ बात अलग होती है, और राज्यपाल महोदय की अनुमति कब प्राप्त हुई दोनों में ही अंतर है, दोनों की दिनांक में अंतर है। तो यहाँ एमसीक्यू दिया गया है कि राज्यपाल महोदय ने कब अनुमति दी इस चीज़ की, अर्थात कब परमिशन दी कि आरटीपीपी एक्ट को आप लागू करें। तो इसमें कुछ दिनांक दी गई है ए, ब और स, द के रूप में, जैसे कि 21/5/2022, 26/1/2013, 24/1/2013, 22/5/2012। तो साथियों, इसमें जो अपना आंसर आएगा वो आंसर आएगा 21/5/2012 को राज्यपाल महोदय ने अनुमति दी। अगला है, निम्न को भाषा को सम्मिलित कीजिए। यहाँ कुछ डेफिनेशन दी गई है। साथियों, आजकल क्या मैचिंग के एमसीक्यू ज़्यादा आते हैं, भाग ए में और भाग ब में। तो ये परिभाषाएं होती है जिनको ABCD के रूप में आपको आंसर बताना है। तो सबसे पहले दिया गया है उपापन का कोई मत, वो इनमें से क्या कहलाएगा। ठीक है, इसमें से आपको बताना है। फिर दिया गया धारा 3 और 2 में उल्लेखित संस्था क्या कहलाएगी। बोली आमंत्रण से पूर्व बोलीदाता की पहचान क्या कहलाता है, और वास्तविक समय क्रय तकनीकी ये किस में दी गई है, कौन सी परिभाषा में दी गई है। तो अपन इसमें चर्चा कर लेते हैं। सब इसमें मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसमें साथियों ब आंसर आएगा। कहने का मतलब उपापन का जो कोई भी मद होता है वो कहलाएगा उपापन की विषय वस्तु। ठीक है, जब उपापन के मद की बात की जाती है तो आपको क्या बताना है कि उपापन की विषय वस्तु की बात की गई है। दूसरा, जब धारा 3 और 2 में उल्लेखित संस्था क्या कहलाएगी, उपापन संस्था। ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है साथियों। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है 3 और 2 में। अगला है, बोली आमंत्रण से पूर्व बोलीदाता की पहचान कहलाती है पूर्व अर्हता। इसके लिए साथियों आप ध्यान, पूर्व शब्द आ गया, मतलब ये पूर्व से पूर्व मिला देना आप। तो पूर्व अर्हता था पहले ही जो बिड जारी की जाती है उससे पहले ही इनकी क्वालिफिकेशन अर्हता के लिए एक अलग से बिड जारी की जाती है, प्रावधान किए जाते हैं, उसके अनुसार बोलीदाताओं का चयन किया जाता है। अगला है, वास्तविक समय क्रय तकनीकी। क्या है, वास्तविक समय क्रय तकनीकी। ये किस में मिलेगी साथियों आपको, ये मिलेगी साथियों इलेक्ट्रॉनिक्स रिवर्स नीलाम के अंदर ये दी गई है, ये डेफिनेशन दी गई है इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलाम पद्धति। इसमें ये कहा गया कि ये वास्तविक समय क्रय तकनीक के आधार पर आधारित है। तो इस प्रकार साथियों इसमें आपको ब आंसर देना होगा। अगला है, आरटीपीपी 2012 के अनुसार बोली दस्तावेज में बोली के निबंधन, शर्तें और बोली आमंत्रण सम्मिलित होता है, ये परिभाषा दी गई है। अब आपको ये इसमें ये अब ये पूछ रहा है कि बोली दस्तावेज की परिभाषा जो होती है वो कौन सी परिभाषा में दी गई है, इस कौन सी धारा में दी गई है, इसमें से आपको बताना है बोली दस्तावेज की। तो यहाँ दी गई है साथियों धारा 2 के 3 में, 2 के 2 में, 2 के 1 में, धारा 2 के 4 में। इसमें से एक आंसर होगा। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना धारा 2 के 4 में बोली दस्तावेज की क्या दी गई है, डेफिनेशन दी गई है। अगला है, निम्न परिभाषा को सम्मिलित कीजिए। भाग ए और ब में कुछ परिभाषा दी गई है। इसमें पहला है बोली आमंत्रण का औपचारिक प्रस्ताव। यहाँ बोली आमंत्रण का औपचारिक प्रस्ताव, इन 4 में से अपनों को एक मैच करना क्या कहलाएगा। इसी प्रकार सेकंड में दिया गया है वे दस्तावेज जिसमें उपापन के निबंध और शर्तें होती हो। तीसरा, प्रकाशित NIV क्या कहलाएगी। उपापन के आमंत्रण से अधिनिर्णय, ये सब क्या कहलाएंगे, कौन सी परिभाषा में दिए गए हैं। तो साथियों इसमें जो आंसर आएगा वो सी आंसर आएगा। या बोली आमंत्रण का औपचारिक प्रस्ताव जो होता है उससे क्या कहते हैं अपन,
बोली कहते हैं। अगला है वे दस्तावेज जिसमें उपापन के संबंध में निबंध और शर्तें होती है उसे कहते हैं बोली दस्तावेज। तीसरा साथियों प्रकाशित एनआईबी कहलाती है बोली आमंत्रण। अगला है उपापन के आमंत्रण से अधिनिर्णय उपापन प्रक्रिया कहलाएगी। ठीक है साथियों। अगला है राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 में पूर्व अर्हता के दस्तावेज प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट की परिभाषा दी गई है। इसकी क्या पूछे जा रही है कि परिभाषा कौन सी है, कौन सी धारा में दी गई है, ये पूछने का इसका भावार्थ है। धारा 2 के 11th में, धारा 2 के 12th में, 11th में, धारा 10th में, धारा 2 के 13 में। तो इसमें से आपको इसकी डेफिनेशन बतानी है। तो साथियों इसमें आंसर आएगा धारा 2 के 12 में इसकी परिभाषा दी गई है। अगला है आरटीपीपी 2012 में माल की परिभाषा, इट मीन्स गुड्स की परिभाषा दी गई है। धारा 2 के 6 में, धारा 2 के 2 में, धारा 2 के 7 में, धारा 2 के 6 या 4, यहाँ कुछ भी हो सकता है साथियों। इस प्रकार से इसमें दी जा सकती है। तो मेन जो इसका आंसर आएगा वो आएगा सी आंसर आएगा। धारा 2 के 7 में इसकी परिभाषा दी गई है। किस में दी गई है? 7 में दी गई है। तो इसलिए साथियों यहाँ ऑप्शन जैसे कि यहाँ 6 दे दिया तो यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है साथियों। तो इस प्रकार का ऑप्शन इस प्रकार का दिया जाता है कंपटीशन में कि वो कंफ्यूज हो जाए। तो आपको इसको याद रखना है, माल की परिभाषा 2(7) में दी गई है। अगला है साथियों निम्न को सम्मिलित कीजिए। भाग ए और ब में दिया गया है। सबसे पहले उपापन की विषय, ये कह रहा है कि उपापन की जो विषय वस्तु है इनमें से कौन सी परिभाषा में उल्लेखित की गई है। अधिसूचना की परिभाषा कौन सी है, विहित की कौन सी है, उपापन प्रक्रिया की कौन सी है। तो अपन इसमें चर्चा करते हैं, सीधा ही अपना आंसर बता देते हैं साथियों। डी आंसर आएगा। उपापन की विषय वस्तु साथियों धारा 221 में दी गई है। जो अधिसूचना है नोटिफिकेशन धारा 29 में दिया गया है। विहित की परिभाषा साथियों धारा 210 में दिया गया है। उपापन प्रक्रिया धारा 215 में दी गई है साथियों। अगला है राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 में इलेक्ट्रॉनिक्स रिवर्स नीलाम पद्धति की परिभाषा दी गई है। अब इसकी परिभाषा पूछी जा रही है। तो उसी प्रकार जैसे 2(6) में हो गया, 2(2) में हो गया, 2(3) में हो गया, 2(4) में हो गया, इसमें से आपको एक आंसर देना है। तो इसमें साथियों आपको आंसर देना है 2(6) में इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलाम पद्धति की परिभाषा दी गई है। अगला है वापस साथियों निम्न परिभाषा को सम्मिलित कीजिए। यहाँ ये वाली जो परिभाषा जो है ये इम्पोर्टेंट है साथियों। इसमें कहा गया है, वैसे तो जो मैंने एमसीक्यू कराए वो सारे इम्पोर्टेंट हैं साथियों। संक्रम की परिभाषा निम्न में से कौन सी होगी? माल की क्या होगी, सेवा की कहाँ है और बोली की कहाँ है। तो साथियों यहाँ आपको मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। 9 में साथियों आपका आंसर बी आएगा, या संक्रम की परिभाषा आएगी धारा 222 में इसकी दी गई है। माल की परिभाषा साथियों दी गई है साथियों धारा 27 में दी गई है। सेवा की परिभाषा है साथियों वो दी गई है धारा 220 में दी गई है। और बोली की परिभाषा साथियों धारा 21 में दी गई है। अगला साथियों आरटीपीपी 2012 में राज्य सरकार किसके माध्यम से अधिनियम लागू करती है? राज्य सरकार के राजपत्र अधिसूचना द्वारा, सरकारी आदेश द्वारा, न्यायालय के आदेश द्वारा या शिक्षा विभाग के माध्यम से। तो इसमें साथियों आपको आंसर क्या आएगा? ए आंसर आएगा। राज्य सरकार के राजपत्र में अधिसूचना गजट में जब नोटिफिकेशन निकलता है तब वो क्या होता है? अधिनियम बनेगा। अगला है राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 में राज्य सरकार किसके माध्यम से अधिनियम लागू करती है? तो साथियों ये रिपीट है ये क्वेश्चन। ठीक है साथियों। तो वैसे आपको मैंने इसका बता दिया कि राज्य सरकार के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा। अगला है साथियों बोली दस्तावेज में क्या सम्मिलित होता है जैसा कि अधिनियम में परिभाषित है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें क्या सम्मिलित होता है, अर्थात उसमें उपापन संस्था द्वारा जारी किए गए दस्तावेज सम्मिलित होते हैं। केवल निविदा के बाद की प्रक्रिया शामिल होती है।
बोली लगाने वाले के द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज होते हैं या सिर्फ एक प्रस्ताव होता है। तो यहाँ आंसर आएगा साथियों, ए आंसर आएगा। उपापन संस्था द्वारा जारी किए गए दस्तावेज। बोली दस्तावेज कौन जारी करता है? उपापन संस्था करती है साथियों। ठीक है साथियों। अगला है पूर्व अर्हता के दस्तावेज अतः प्री क्वालिफिकेशन के दस्तावेज होते हैं, उससे आप क्या अभिप्रेत है, अर्थात उससे आप क्या समझते हैं? उपापन संस्था जारी किए गए दस्तावेज, बोली लगाने वाले के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, बोली दस्तावेजों में संशोधन, बोली लगाने वालों की अर्हता की जांच के लिए दस्तावेज। पूर्व अर्हता के लिए तो ये साथियों ये किससे संबंधित हो गया? जांच के लिए हो गया। अर्हता की जांच के लिए जो दस्तावेज तैयार किए जाते हैं बोली लगाने वालों के, उसे पूर्व अर्हता दस्तावेज कहते हैं। इसमें आपको साथियों डी आंसर देना है। अगला है बोली की प्रतिभूति क्या होती है? यहाँ बिड सिक्योरिटी राशि जो होती है उसकी बात की जा रही है साथियों। ये बोली प्रक्रिया के लिए दंड या सजा के रूप में ली जाती है। बोली के दस्तावेजों के प्रावधानों की पालना के लिए ली जाती है। बोली प्रक्रिया में शुल्क होती है। बोली में प्रतियोगिता की प्रक्रिया के संबंध में होती है। तो यहाँ आपको ये बताना है, बी आंसर देना, बोली दस्तावेज के प्रावधानों के पालन में दी गई सुरक्षा। साथियों ये बिड सिक्योरिटी एक सुरक्षा के रूप में होती है कि वो जो बोलीदाता है वो वास्तव में वही बोलीदाता हो जिस सामग्री का उपापन किया जा रहा है वो उससे संबंधित होना चाहिए। इसलिए बिड सिक्योरिटी राशि ली जाती है ताकि अनायास रूप से सरकार को नुकसान ना उठाना पड़े और जिस चीज़ की बिड मांगी गई है केवल वो ही बोलीदाता उसमें भाग ले सके। कहने का मतलब यदि कंप्यूटर के लिए बिड की जा रही है तो जिनके पास कंप्यूटर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर कंपनी होती है, वो ही उसमें अप्लाई करे, अन्य कोई भी उसमें अप्लाई ना कर पाए। इसलिए उनसे सिक्योरिटी राशि ली जाती है। तो सिक्योरिटी राशि जब ली जाती है वो बोली के कितने परसेंट होती है साथियों? 2% होती है। अर्थात बिड सिक्योरिटी राशि का 2% होती है, वो उनको जमा करानी होती है साथियों। यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य